हेलो गाइस, मैं सन्नी कुमार स्वागत करता हूं अपने स्टडी गुरु चैनल में। मैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। इसमें मैंने प्रकाश के अपवर्तन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं प्रीवियस ईयर के। आए दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अभिलंब से दूर या अभिलंब से पास हो जाने के जो घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ऐसे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। मान लीजिए ये हमारी वायु है, ये हमारा जल है। ठीक है, दो माध्यम है ये हमारे। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण आई, ये हमारा विलंब है, या तो इससे पास आएगी, ये पास आ रही है तो ये क्या है? ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है, नीचे वाला जल वाला, तो पास आ रही है। अगर ये ऊपर वाला सघन माध्यम होता, ये विरल माध्यम होता, तो ये अभिलंब है ना, जो अपना अभिलंब ये बीच वाला, इससे दूर हो जाती है, यानी कि करेक्ट नहीं आती कभी भी ये, या तो अभिलंब के पास आती है या विलंब से दूर जाती है। अभिलंब के पास आ रही है तो नीचे वाला सघन माध्यम है, अभिलंब से दूर जा रही है तो नीचे वाला विरल माध्यम है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ठीक, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लिख लीजिएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड। ओके। प्रकाश का अपवर्तनांक होता है दोस्तों। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हीरे में होता है, 2.42। ओके। सबसे कम अपवर्तनांक वायु में होता है, 1.003। और ये क्वेश्चन सारे मैं वही कंसिडर किए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में इससे पहले 2018 में पूछे जा चुके हैं और उससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन कंसिडर किए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक, चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक टॉपिक कवर कर दिया है जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुका है। प्रकाश की अपवर्तनांक की निर्भरता, यानी डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने अभी पढ़ा है ना, सबसे ज़्यादा हीरे की होती है, सबसे कम वायु की होती है। तो किस पर डिपेंड करती है? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है, कि वो किस नेचर से बिलोंग करता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था पर, कि वो ठोस है कि द्रव्य है, वो क्या है। ठीक है, पदार्थ के ताप पर उसका टेम्परेचर कितना है। प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर, कि हम उस वस्तु यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर किस प्रकार का, यानी कौन सा रंग का प्रकाश उस पर डाल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। चौथा दोस्तों, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध जो होता है वो ANG, जिसे हम डिनोट करते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल जितनी होती है और कांच में प्रकाश की चाल, इन दोनों के रेशियो दर्शाता है हमें अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, जिसे हम ANG बोलते हैं। द्रव्य में अंशत, थोड़ा गलत लिख गया इधर, द्रव्य में अंशत डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, किसके कारण होता है दोस्तों? आपने देखा होगा, जब कोई पॉट ले लो, उस पॉट में जब हम कोई छड़ डालते हैं लोहे की या कैसी भी, तो हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, हल्की सी बैंड दिखाई देती है, एकदम सीधी प्रॉपरली सीधी दिखाई नहीं देती। आप किसी कांच के पॉट में डालना उसे, तब देखना तो वो एकदम करेक्ट सीधी दिखाई नहीं देगी, अंशत थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी नीचे की तरफ, यानी अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक वो विरल माध्यम हमारा वायु का है, सघन माध्यम हमारा पानी का है। मैंने बताया था ना, सघन माध्यम जब पानी का होता है, जब सघन माध्यम में दूसरे माध्यम में जिसमें एंटर करती है वो चीज़, तो हल्की सी अभिलंब की ओर झुक जाती है वो, तो हल्की सी बैंड दिखाई देगी हमें वो। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, कांच में पड़ी दरारों का चमकना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है कि कांच में पड़ी दरारें अत्यधिक चमकती हैं। जल में परखनली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द्रव्य में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा किसी पॉट में जब हम सिक्का डाल देते हैं तो हल्का सा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, आपने देखा होगा। या हम अपना हाथ भी पानी में डालते हैं गहराई में, तो वो भी हल्का सा बड़ा दिखाई देता है, हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, जो मैंने अभी आपको बताया था।
10वां क्वेश्चन है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ये अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण होता है। सर 11th और 12th क्वेश्चन शायद दब गए हैं PDF में, कहीं लिख नहीं पाए, या शायद लिखे तो थे मैंने। चलो कोई नहीं, मैं कवर करा दूंगा उन्हें बाद में, अगली वीडियो डालूंगा कल, उसमें कवर करा दूंगा उन 2 क्वेश्चंस को। किसी तालाब में आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा जब हम किसी तालाब की ओर देखते हैं, उसका साफ पानी है, जब हम वहाँ देखते हैं तो उसकी जो एक्चुअल में जो वास्तविक गहराई है हमें वो कभी दिखाई नहीं देती है, हमें आभासी गहराई दिखाई देती है। उसकी जो आभासी गहराई होती है वो हमारी वास्तविक गहराई से बहुत कम होती है, हमें लगता है ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वास्तव में वो गहरा होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ये भी, ठीक। रेगिस्तान में मृच्छका, गर्मियों की दोपहर में कभी कभी जब हम किसी रात्रि के स्थान में देखते हैं कि दूर से किसी पेड़ को देखते हैं तो वो उसके साथ साथ वो उल्टा, उसका प्रतिबिंब जो हमें उल्टा दिखाई पड़ता है, हमें ऐसा भ्रम होता है। ये किसके कारण होता है? मृच्छका के कारण। इसे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक। जो रेगिस्तान में मृच्छका होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। 15 क्वेश्चन दोस्तों, लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसारित और अपसारित करने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता बोलते हैं उसे, ठीक। दोस्तों थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यह अभिसारी था, जैसे सारित दिया की जगह अपसारी था, और ये अपसारित की जगह अपसारित था। करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम लेंस की क्षमता बोला जाता है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/f। 1/f होती है। f जहाँ हमारा लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमारी लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी कि एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप, p होती है लेंस की क्षमता, ये होती है 1/f, जहाँ f हमारी क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी, ठीक। लेंस की जो क्या कहते हैं क्षमता होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। देखिए दोस्तों डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। ओके 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, घड़ी साज, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो घड़ी जब हम सही करवाने जाते हैं या घड़ी सही करने वाला देखा होगा तो अपनी एक आंख में एक लेंस पहन लेता है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए। तो वो लेंस कौन सा होता है? वो लेंस होता है दोस्तों आपका उत्तल लेंस। देखा होगा कभी, आप देखना तो करवाने जाओ जब। 18 क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर आँख कान की में जो बीमारी देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? डॉक्टर होता है ना, वो भी आँख और कान के जो उनकी बीमारियों को देखने के लिए वो भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग करता है, ठीक। 19 क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे वगैरह होते हैं जो, और जो प्रकाशिक संयंत्र होते हैं, अन्य जो प्रकाशिक संयंत्र होते हैं उनमें भी जो लेंस यूज़ होता है वो भी हमारा उत्तल लेंस होता है दोस्तों। 20 क्वेश्चन, आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है? तो न्यूनतम होता है वो सबसे। आपतन कोण के लिए विचलन कोण का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है। विचलन कोण क्या होता है? जहाँ से कोई किरण एक कोण, मतलब जब कोई रे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो वो जो विचलित होती है ना, जहाँ से वो विचलित होती है उसे विचलन कोण बोला जाता है, ठीक। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किसने दिया था? जो प्रिज्म होता है, प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर हम डालते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने। वैसे प्रिज्म तो इन प्रैक्टिकली है, नेचर में देखा जाए तो सूर्य जब वर्षा पड़ती है और जब सूर्य वर्षा पड़ने के कारण जब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंगों का, वो किसके कारण बनता है? वो भी प्रकाश का विश्लेषण होता है। लेकिन इन प्रैक्टिकली हम वो चीज़ प्रिज्म से करते हैं। प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होने का क्या कहलाता है? प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है। 23 क्वेश्चन, प्रकाश के पीछे, थोड़ा सा शायद, हाँ 1 मिनट रुक गया दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन शायद ये गलत हो गया, ठीक है अभी करेक्ट करते हैं इसे।
ये है शायद प्रकाश के पीछे पट्टी है, यानी क्या सर पट्टी था, पट्टी के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम 7 रंगों की पट्टी को क्या कहा जाता है। हाँ ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को क्या कहा जाता है। स्पेक्ट्रम बोलते हैं दोस्तों हमसे। जो एक पट्टी होती है, आपने देखा हो प्रिज्म होता है, पहले एक मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके थोड़ा सा, है ना, यहाँ दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके। ये आपका प्रिज्म है, ठीक, ये आपका श्वेत रंग है, यानी कि एक किरण है। यहाँ से डालने के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। ठीक दोस्तों, 7 रंगों में आपकी विभाजित हो गई, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर बोलते हैं जी, सॉरी नीचे से स्टार्ट होता है जी, ऐसे करके विबग्योर होता है। ठीक है, ये जो पट्टी होती है ना, ये पट्टी होती है यानी पर्दा, इसे ही 7 रंग जब इस पे आके टकराते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ये पट्टी है ना, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस पट्टी को ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप। 24 क्वेश्चन, प्रकाश के 7 रंगों को बोला जाता है विबग्योर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो यानी आसमानी रंग, बी फॉर ब्लू नीला रंग, जी फॉर ग्रीन हरा रंग, वाई फॉर येलो पीला रंग, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ठीक, 25 क्वेश्चन, प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण हैं। इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीकरण कहते हैं इसे दोस्तों। आपने देखा होगा जब कोई ऐसी धूल कंकड़ का ज़्यादा, मतलब जहाँ ज़्यादा धूल वगैरह है, वहाँ प्रकाश की जब कोई किरण आती है तो वो कहीं एक जगह तो क्या कहते हैं बिल्कुल जा नहीं पाती इन कणों के कारण, और कहीं एक जगह बहुत जगह चली जाती है और सभी दिशाओं में प्रसारित होती है वो। ठीक है, इस घटना को हम प्रकीकरण कहते हैं, यानी प्रकाश का एक तरीके से फैल जाना। ठीक है, प्रकाश का प्रकीकरण कहलाता है। प्रकाश का प्रकीकरण तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रकाश का प्रकीकरण बैगनी का होता है। बैगनी एक ऐसा कलर है, यानी ऐसा रंग है, ऐसी बैगनी एक ऐसी लाइट है जो तुम कहीं पर डालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फैलती है, वो ज़्यादा जल्दी बिखर जाती है, उसका प्रकीकरण सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग होता है जो किस प्रकाश का सबसे कम प्रकीकरण होता है, तो वो लाल रंग होता है। लाल फैलता नहीं है, लाल अपने आप में एक जगह गुम्बद रहता है, वो फैलता नहीं है वो। इसलिए हम क्या कहते हैं, सिग्नल वगैरह होते हैं वहाँ पर रेड लाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि दूर से वो रंग फैलता हुआ दिखाई ना दे, एकदम करेक्ट हमें बारीकी से दिखाई दे पाए, शार्पनेस उसकी अच्छी होती है, फैलता नहीं है इसलिए वो। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश का प्रकीकरण के कारण होता है कि वो रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बैगनी रंग बताया ना मैंने, उसके कारण वो फैल जाता है पूरी जगह में, इसलिए हमें वो नीला दिखाई देता है। सूर्य उदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, वो प्रकाश का प्रकीकरण होता है, लाल दिखाई पड़ना। आपको हमारे नेचर रंग पता होंगे, नेचर रंग हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं हमारे। हरा होता है, एक पीला होता है और एक लाल होता है, ये 3 हमारे नेचर कलर होते हैं। ठीक है, खतरे का सिग्नल लाल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। लाल किस कारण होता है, इसका प्रकीकरण बहुत कम होता है, यह दूर से एकदम साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए लाल सिग्नल को हम लाल कलर का रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए दोस्तों। अगली वीडियो में मैं लेंस कवर करने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुका हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका ये भी हो गया, 3rd चैप्टर लाने वाला हूँ इसका, उसके भी क्वेश्चन आपको कराऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों पर सभी पर शेयर करें जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। इस बार रेलवे पार पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।